नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दिए पीएम ने। शिक्षा जगत में खलबली मच गई है। एक के बाद एक क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं हो रहा, नेपाल में हो रहा है। नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने एजुकेशन सिस्टम बदलने को लेकर ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं जिस पर बहस छिड़ गई है। कई लोगों को हो सकता है उनके फैसले सही ना लगे, कई लोगों को सही भी लग सकते हैं। क्या क्या फैसले लिए गए हैं कोचिंग सेंटर बंद करने के अलावा नेपाल में, जिस बात की उम्मीद बहुत सारे लोग पीएम मोदी से कर रहे थे कि 2014 में जिस क्रांतिकारी विचारधारा के साथ पीएम मोदी दिल्ली आए थे गुजरात से चलकर, जो दावे किए गए थे, जिस तरह के गाने बनाए गए थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे रैलियों में, ऐसा लग रहा था कि काला धन आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, मोदी जी युग परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो जेल जाने की बजाय बहुत सारे नेता बीजेपी में आ गए, दल परिवर्तन कर लिया, भविष्य परिवर्तन नहीं हो पाया देश का, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। अब नेपाल के पीएम ने आखिरकार क्या फैसले लिए हैं? हमारे यहां जब शिक्षण संस्थान प्रधानमंत्री की रैली में दर्शक जुटा रहे हैं, विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, छात्र जब ब्लॉग बना रहे हैं, एक छात्रा ने ब्लॉग बनाया है जो पीएम मोदी की रैली में गई थी, किसी यूनिवर्सिटी की छात्रा है, ये आप देख सकते हैं, श्रीनिवास भी कांग्रेस नेता ने शेयर किया है। और इस ब्लॉग में छात्रा दिखाती है कि ऐसे बस में ट्रैवल किया और क्या क्या लाभ मिला, कैसे डबल अटेंडेंस का भी फायदा मिला और खाने को क्या मिला। इस छात्रा ने पूरा एक्सपोज कर दिया है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जहां कई कॉलेजों के छात्रों को बुलाया गया था। तो श्रीनिवास भी कहते, हेलो मोदी जी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो जब हमारे यहाँ के शिक्षण संस्थान जहां पर महंगी फीस दी जाती है, माता पिता अपनी कमाई का मोटा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर लगाते हैं और वो शिक्षण संस्थान रैलियों में भेज रहे हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए शिक्षण संस्थानों को? एजुकेशन सिस्टम में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे तमाम राज्यों में, छात्रों की संख्या के नाम पर, स्कूल मर्ज करने के नाम पर अति गरीब छात्रों को एक तरह से पढ़ाई से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि गांव में अगर स्कूल नहीं होता है तो अति गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसीलिए छोटे छोटे गांव में भी कम से कम प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान किया था हमारी सरकारों ने। लेकिन अब हो क्या रहा है? स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बजाय स्कूलों की संख्या घटती जा रही है। सब कुछ प्राइवेट स्कूलों के हाथ में जा रहा है, जहां महंगी फीस से लेकर किताबों के नाम पर भी लूट मची है। संसद तक में मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन क्या सरकार ने कोई भी क्रांतिकारी फैसला लिया है? जैसे फैसले नेपाल के नए पीएम बालेन शाह, जिनकी उम्र 35 साल है, रैपर हुआ करते थे, जैन जी की क्रांति हुई, उसके बाद चुनाव हुए, तो बालेन शाह पीएम बने हैं और पीएम बनते ही एक के बाद एक अनिल कपूर के अंदाज में फैसले ले रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा किसी का फैन नहीं होना चाहिए, लंबे समय में ही किसी की राजनीति का आकलन होता है, वरना यह भी माना जा सकता है कि शायद खुद के पैर जमाने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में तो नीयत दिखाई दे रही है। हाँ, फैसलों पर बहस जरूर हो सकती है कि ये फैसले कितने सही हैं, कितने गलत हैं। नेपाल में एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए बालेन शाह ने क्या बड़े फैसले लिए हैं, सारे फैसले आपको बताते हैं। नेपाल में सारे कोचिंग सेंटर बंद करने का ऐलान। नेपाल की बालेन सरकार ने शिक्षा के नाम पर चल रहे कोचिंग धंधे पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और ब्रिज कोर्स के नाम पर छात्रों और उनके माता पिता को लूटना आसान नहीं होगा। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक फरमान जारी करते हुए सभी कोचिंग सेंटर्स को अगले 15 दिन के भीतर अपना बोरिया बिस्तर समेटने, यानी पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। भारत में भी अनेकों ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके हजारों करोड़ के कारोबार हो गए हैं। हालांकि कई लोग लॉजिक दे सकते हैं कि कोचिंग सेंटर चलाने में आखिरकार बुराई क्या है? छात्र अपनी मर्जी से पढ़ने आते हैं, मर्जी से फीस देते हैं और वहां तैयारी करके उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, तो समाज कल्याण का काम है। लेकिन यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है समानता का, कि क्या कोचिंग लेने का सबके लिए समान अवसर है? जिनके पास पैसा है वो तो कोचिंग ले लेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं क्या वो कोचिंग ले पाएंगे? एक आध ऐसी कहानी होती है गरीबों की कि घर पर ही सेल्फ स्टडी करके भी बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाते हैं, लेकिन ऐसा एक आध अति मेधावी छात्र के साथ होता है। बहुत सारे गरीब बच्चों का टैलेंट इस प्रतिस्पर्धा में दम तोड़ जाता है, समान अवसर ना होने की वजह से। दूसरा, कई राज्यों में आपने देखा होगा पेपर लीक के जो मामले सामने आते हैं, उसमें कई कोचिंग सेंटर का नाम भी सामने आया है। तो कई बार आरोप लगता है कि कोचिंग सेंटर भी पेपर लीक की जड़ में नजर आते हैं। तो इस सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए कोचिंग सेंटर क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ से लॉजिक दिए जाते हैं। यह भी सच्चाई है कि एक बड़ा कारोबार हो गया है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है, तो दोनों पहलू ही यहां पर नजर आते हैं।
लेकिन नेपाल की सरकार ने माना है कि ये समानता को खत्म करता है, इसीलिए हम इनका बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। अगला फैसला क्या लिया है? छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े छात्र संगठन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर पाएंगे। अगले 60 दिन के अंदर इन संगठनों को अपने सभी ऑफिस और ढांचे जैसे कमरे, पोस्टर आदि कैंपस से हटाने होंगे। तो यह भी एक बड़ा फैसला है कि छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि बालेन शाह की लोकप्रियता भी छात्र राजनीति की वजह से हुई। जो जैन जी आंदोलन हुआ जिसमें युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो उसकी वजह से बालेन शाह लोकप्रिय हुए और उसके बाद चुनाव जीते। लेकिन अब इन्होंने छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि जो छात्र चुनाव होते हैं, छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं, उसकी वजह से कॉलेज कैंपस राजनीति का अड्डा बन जाते, छात्रों के बीच दुश्मनी हो जाती है, पढ़ाई पर फोकस नहीं रख पाते। तो पढ़ाई का माहौल अच्छा रहे, इसलिए कई लोग यहां पर भी डिमांड करते हैं कि छात्र राजनीति पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि छात्र राजनीति के जरिए हमारे युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी आती है, ऐसा माना जाता है। अगला क्या फैसला लिया है बालेन शाह ने? आगे फैसला लिया है कि अब छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए राजनीतिक संगठनों की जगह एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। अगले 90 दिनों में स्टूडेंट काउंसिल या वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसे गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएंगे, जहां छात्र अपनी बात सीधी रख पाएंगे। यानी जो छात्र नेता होते थे, उनके जरिए जो समस्याओं का समाधान होता था, तो उसका विकल्प देने का काम करे नेपाल की सरकार। अगला फैसला क्या लिया गया है? स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब नेपाली नागरिकता जरूरी नहीं होगी। यानी जिन छात्रों के पास नागरिकता के कागज नहीं है, उनकी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। साथ ही यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम अब तय कैलेंडर के अनुसार समय पर जारी किए जाएंगे। तो नेपाल में यह भी बड़ी समस्या थी कि जो परीक्षा परिणाम थे वो समय पर नहीं आ पाते थे। लेकिन बालेन शाह ने पीएम बनते ही साफ कर दिया कि अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैलेंडर के मुताबिक ही पढ़ाई जारी रखी जाएगी और परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। अगला फैसला है, नेपाल में जो स्कूल या कॉलेज ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या सेंट जेवियर जैसे विदेशी नामों से चल रहे हैं, उन्हें इसी साल अपना नाम बदलकर नेपाली नाम रखना होगा। यानी नाम वाली राजनीति नेपाल में भी चलती है, तो उसी के तहत यह फैसला लिया गया है। अगला फैसला क्या लिया है? कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अब पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं। उनकी पढ़ाई और प्रगति का आकलन अब नए तरीके से यानी वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली से किया जाएगा। तो ये क्रांतिकारी फैसले लिए हैं बालेन शाह ने, जिसमें दो सबसे बड़े फैसले हैं कोचिंग सेंटर बंद करना और छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाना। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेपाल के पीएम बालेन शाह एक के बाद एक जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? पहले पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कराया, पूर्व गृहमंत्री को गिरफ्तार कराया, उसके बाद 1990 से 2026 तक जितने भी बड़े सरकारी अधिकारी पदों पर रहे हैं, उनकी संपत्ति के जांच के आदेश दे दिए हैं। यह फैसला भी बालेन शाह ने लिया है। तो जिस तरह के फैसले वो ले रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।